हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 5, अम्ल, क्षारक और लवण। अब तक हमने पढ़ा कि अम्ल, क्षारक और लवण क्या होते हैं और तरह तरह के अम्ल, तरह तरह के क्षारक विभिन्न प्रकार की खाद्य पदार्थ या अन्य पदार्थ में पाए जाते हैं। पर अब तक हमने जितने भी अम्ल या क्षारक पढ़े वह अब तक प्राकृतिक अम्ल थे, यानी कि वो हानिकारक नहीं थे। अब हम ऐसे कुछ अम्ल पढ़ेंगे जो मानव निर्मित है और वह खतरनाक है। यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इसके मैंने रासायनिक फॉर्मूले भी लिखे हैं, HCl, H2SO4 और HNO3। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे अम्ल हैं जो खतरनाक हैं, पर यह तीन अक्सर आपके प्रयोगशाला में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मैंने इन तीनों का ही नाम यहाँ लिखा है। अब देखो, तो हमने अब तक दो तरह के अम्ल देखे हैं। एक हो गया आपका जो खतरनाक नहीं है, दूसरा तरह आपका खतरनाक है। इसलिए देखो, अब हम हर पदार्थ की प्रकृति को स्वाद करके, उसको चख के नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें अगर खतरनाक अम्ल हुआ तो हमारे लिए तो वो हानिकारक होगा। इसीलिए किसी पदार्थ की प्रकृति को हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्या आपने कभी सोचा है? तो किसी पदार्थ की प्रकृति को हम ज्ञात करेंगे एक विशेष प्रकार के पदार्थ से, जिसको कहते हैं हम सूचक। ठीक है, यह सूचक की हम मदद से पता कर पाएंगे कि वह पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है। तो यहाँ आपके कुछ उदाहरण दिए हैं सूचक के: हल्दी, लिटमस और गुड़हल की पंखुड़ियाँ। गुड़हल देखा होगा आप लोगों ने, इस तरह का फूल होता है जिसका इंग्लिश नेम है चाइना रोज और वैज्ञानिक नाम है इसका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ठीक है, तो ये तीन है आपके प्राकृतिक उदाहरण, प्राकृतिक सूचक के उदाहरण। अब देखो, हल्दी कैसे सूचक की तरह काम करता है बताते हैं। समझ लो आप कहीं पार्टी में गए, वहाँ आपका खाना आपके कपड़ों में गिर गया, तो आपके कपड़ों में हल्दी का दाग लग गया। अब उस दाग पे अगर आप साबुन से रगड़ोगे या सर्फ लगाओगे तो क्या होगा? आपने देखा होगा कि हल्दी का रंग, वो पीला रंग क्या होता है, लाल बन जाता है ना? तो इसका मतलब वहाँ अम्लीय मात्रा है। तो हल्दी सूचक की तरह काम किया। दूसरा, लिटमस के बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले हम गुड़हल की पंखुड़ी के बारे में जानते हैं। गुड़हल की पंखुड़ी, जो पंखुड़ियाँ हैं, इसको पीसकर इसका जो रस है उसको हम सूचक की तरह प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया सूचक क्या है। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम हर पदार्थ को चख के उसका प्रकृति ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए विशेष प्रकार के पदार्थों का हम उपयोग करते हैं, जिसको सूचक कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे लिटमस के बारे में। तो लिटमस क्या होता है? लिटमस को लाइकेन यानी कि शैक से निष्कृत किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। अब लाइकेन क्या है? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, आगे के किसी चैप्टर पे, कि लाइकेन क्या होता है। लाइकेन आपका एल्गी और फंजाई यानी शैवाल और कवक का समूह है। जब शैवाल और कवक एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे की मदद करके जीवन यापन करते हैं, तो उस समूह को बोलते हैं लाइकेन यानी कि शैक। ठीक है, तो इन्हीं शैक से लिटमस निष्कृत किया जाता है, यानी कि प्राप्त किया जाता है। अब जो लिटमस है वह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। कुछ इस तरह से, इस तरह का छोटा छोटा पेपर के पार्ट्स होते हैं, एक लाल कलर का, एक नीला कलर का। इस तरह से हमें लिटमस दो रंग में उपलब्ध है। ठीक है, ऐसे कागज की छोटी छोटी पट्टियाँ होती है। ठीक है, तो कागज की पट्टियों के अलावा जो लिटमस है वह विलयन यानी कि लिक्विड अवस्था में भी उपलब्ध होते हैं। ठीक है, अब लिटमस किस तरह काम करता है हम यह जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझ लो, मैंने आपको एक विलयन दिया
वो अम्लीय विलेन है। लेकिन कैसे प्रूफ करोगे कि वो अम्लीय है? आप तो स्वाद नहीं ले सकते उसका, क्योंकि वो खतरनाक भी हो सकता है। तो हम इस्तेमाल करेंगे लिटमस का। हम समझ लो लाल लिटमस पत्र को, यानी कि लाल वाला पट्टी था ना, उसको हम विलेन पे डालेंगे तो उसका कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन नीला वाला जब डालेंगे तो नीला वाला लाल हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि अम्ल हमेशा लाल रंग प्रदर्शित करता है, इसलिए लाल वाले पट्टी पर उसने कोई परिवर्तन नहीं दिखाया, लेकिन नीला वाला पट्टी लाल बन गया, ठीक है। वैसे ही क्षारक में अगर हम लाल रंग का पट्टी डालते हैं तो लाल रंग का लिटमस पट्टी नीला हो जाता है, लेकिन नीला रंग का जब हम डालते हैं तो वो नीला ही रहता है, क्योंकि क्षारक हमेशा नीला रंग प्रदर्शित करता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के भी ये आपका काम आएगा, इसलिए इसको याद रखिएगा कि अम्ल हमेशा लाल रंग प्रदर्शित करता है और क्षारक हमेशा नीला रंग प्रदर्शित करता है। किस पर? लिटमस पत्र पर, ठीक है। तो यह था आपका अम्लीय और क्षारक विलेन के बारे में हमने पढ़ा, जिसको हम लिटमस पत्र की मदद से पहचान सकते हैं, ठीक है। अब आपका है उदासीनीकरण विलेन। क्या होता है? ऐसे विलेन जो लिटमस पत्र पर रंग पर कुछ भी परिवर्तन नहीं दिखाता है, उस पर ना तो अम्ल होते हैं ना ही क्षारक होते हैं, इसीलिए वह लिटमस पत्र पर कोई भी रंग परिवर्तन नहीं दिखाता, ठीक है। उदाहरण के लिए देखो, मिनरल वाटर, हम जो पीते हैं ना मिनरल वाटर बोतल पे, वह, और डिस्टिल वाटर जो हम प्रयोगशाला में इस्तेमाल करते हैं, देखा होगा ना। तो उस तरह के विलेन आपके उदासीन विलेन के उदाहरण हैं। इंग्लिश में उदासीन विलेन को आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा शब्द यहाँ आ रहा है, उदासीनीकरण। क्या होता है? देखो, हमने पिछले वीडियो में जाना था कि अम्ल और क्षारक को अगर हम मिला दें तो हमारा बनता है लवण और पानी बनता है, तो उसी प्रक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण। यहाँ आपकी किताब में लिखा हुआ है, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ, यानी कि जब हम अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तो वह बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है, यानी कि ऊष्मा उसमें से निकल रही है। तो इसके साथ जो नया पदार्थ बनता है वो है लवण और जल। लवण यानी कि नमक और जल। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण, जब क्षारक और अम्ल मिलते हैं और लवण बनाते हैं, साथ में जल, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण के दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण। पर इससे पहले हम एक और चीज़ जान लेते हैं, वह है अम्ल वर्षा। जब भी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हमने पढ़ा होगा तब यह अम्ल वर्षा वहाँ शब्द हमने पाया होगा। तो अम्ल वर्षा क्या होता है? हमारे वायु में देखो, हमारे वायु में बहुत सारी गैसियस प्रदूषक है, मतलब गैस के रूप में प्रदूषक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इत्यादि, और भी है, ठीक है। तो ये कहाँ से आती है? ये गैसें कहाँ से मिलती है हमें? ये गैस देखो कहाँ से आती है, हम जो गाड़ी चलाते हैं उसके धुएं से, कारखानाओं के धुएं से, हम जो कचरा जलाते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं, टायर जलाते हैं, उसके धुएं से, और फिर आपका कहीं तेल जल रहा है, कहीं आग लगी हुई है, उसके धुएं से निकलता है, ठीक है। तो ये गैस ऊपर जाकर वायु में मिक्स हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब वर्षा होती है ना, तो वर्षा के जल के साथ ये गैसें अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। अभिक्रिया करके यह अम्ल बनाते हैं, जैसे कि कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। और यही अम्ल वर्षा जल के साथ घुलकर वर्षा के रूप में, अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं और भवन, ऐतिहासिक इमारतें, पौधों और जीव जंतुओं को क्षति पहुंचाते हैं। तो इसी वर्षा को बोलते हैं अम्ल वर्षा। समझ में आया इसको अम्ल वर्षा क्यों कहा हमने? तो अब आते हैं दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण अपाचन। देखो अब क्या होता है, कभी हम तरह तरह के खाना, हाँ, डिश, कुछ भी आइटम्स हम पेट में घुसा लेते हैं, मतलब खा लेते हैं, ठीक है। शादी में गए, पार्टी में गए, तो हमने तरह तरह की स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खा लिया हमने। उसके बाद क्या होगा, हमारे पेट पे गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है, गैस्ट्रिक होती है, बदहजमी होती है, पेट दर्द भी होता है ना।
क्यों होता है? क्योंकि हमने जितना भी खाना खाया उनको पचाने के लिए हमारे अमाशय पर एक विशेष प्रकार का अम्ल की उत्पत्ति होती है, यानी कि HCl। ये कौन सा एसिड है? ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो हमारे खाने को पचाने के लिए हमारे अमाशय पर जो अम्ल निकलता है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ प्रश्न एक उठता है, देखो आप कहोगे हमने तो पढ़ा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत खतरनाक होती है, तो वो हमारे पेट में कैसे है? दरअसल हमारे अमाशय का जो अंदर की त्वचा है वो इस तरह से निर्मित है कि वो HCl को बर्दाश्त कर सकती है। और HCl का यहाँ काम क्या है? हमने खाया हुआ खाना को पचाना। ठीक है, तो जब हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं तो उसको पचाने के लिए बहुत सारा HCl अम्ल हमारे अमाशय पर बनता है। ठीक है, जिसके कारण हमें गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अम्ल बनता है। तब अगर हम डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर हमें एंटासिड नाम का टेबलेट्स देते हैं, या फिर दूध के जैसा सफ़ेद कुछ लिक्विड टाइप का दवाई होता है वो देते हैं। उसमें दरअसल क्षारक मौजूद होता है, ज़्यादातर MgOH यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है। तो यह अगर हम जब पीते हैं या खाते हैं तो यह दवाई हमारे अमाशय में जाकर वहाँ बन रहे अम्ल को उदासीन कर देते हैं, यानी कि उसके साथ मिक्स होकर इसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तब जाके हमारे पेट में राहत मिलती है। ठीक है, वैसे ही दूसरा उदाहरण है चींटी का डंक। जब चींटी डंक मारती है तो हमारे शरीर में वो फॉर्मिक अम्ल डाल देती है। ठीक है, जिससे हमें अपनी स्किन पे बहुत तकलीफ होती है। तो हम क्या करेंगे, उसमें डंक वाले जगह में खाने वाला सोडा। दूसरा है आपका चींटी का डंक। तो जब चींटी डंक मारती है तो क्या करती है, हमारे शरीर में वो फॉर्मिक अम्ल डाल देती है, जिससे हमारे स्किन में हमें प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो उस डंक वाले जगह में अगर हम खाने वाला सोडा डाल देते हैं तो क्या होता है, आपका वह सोडा जो आपका क्षारक है वह अम्ल के साथ मिलकर उसको उदासीन कर देते हैं और हमें राहत देते हैं। उसी प्रकार से मृदा उपचार। अब देखो, मृदा में अगर अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी या क्षारक की मात्रा ज़्यादा होगी तो दोनों ही परिस्थिति पौधों की वृद्धि के लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए हमें उस मृदा को बैलेंस करना होगा। ठीक है, पौधों को ज़्यादा अम्ल भी नहीं चाहिए, ज़्यादा क्षारक भी नहीं चाहिए। तो अगर किसी मृदा पे अम्ल की मात्रा ज़्यादा है तो उस पर हम क्षारक मिलाकर उसको उदासीन कर लेंगे। अगर उसमें क्षारक की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें हम जैव पदार्थ जिसमें अम्ल होते हैं तो उसको डालकर उसको उदासीन कर लेंगे। तो ये आपका था तीसरा उदाहरण। ठीक है, चौथा है आपका कारखानाओं का अपशिष्ट। कारखानाओं से बहुत सारे वेस्ट, बहुत सारे कचरे निकलते हैं जिसमें ज़्यादातर अम्लीय पदार्थ मिक्स होते हैं और इसी को जलाशयों में बहा दिया जाता है, नदी में बहा देते हैं। ठीक है, जिसके कारण मछलियों को या अन्य जलीय जीवों को नष्ट पहुंचता है, हानि पहुंचता है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, वो कारखाना से निकलने वाले कचरे में अम्ल ज़्यादा होता है, इसीलिए उसमें क्षारक रहने वाले कुछ पदार्थ मिलाकर उसको उदासीन कर लिया जाता है। उसके बाद जाके उसको नदी में या जलाशयों में बहाया जाता है, जिससे मछलियों को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो ये था आपका चौथा उदाहरण। तो यहाँ तक आपका चैप्टर 5 खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।